हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट और अपने CIB प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज इस सीरीज में, जैसा कि आप जानते हैं, अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ मैनेजमेंट पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है आपका, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस। ठीक है, क्या होते हैं मैनेजमेंट थॉट, क्या होते हैं अप्रोचेस, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको जैब में IFS पढ़ाती हूँ और CIB में आपको एविएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। यानी कि CIB और JIB में दोनों में मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे साथ CIB के लिए JIB के लिए जुड़े हैं, वो CIB के लिए जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, क्या होते हैं मैनेजमेंट अप्रोचेस। ठीक है, किस तरीके के अप्रोचेस को मैनेजमेंट अप्रोच कहा जाता है। मैनेजमेंट अप्रोचेस का मतलब होता है, या मैनेजमेंट थॉट यानी अप्रोचेस का मतलब होता है कि जिसके जरिए हम मैनेजमेंट के कई सारे टेक्निक्स बता रहा है कि कितने तरीके के टेक्निक्स में मैनेजमेंट डील कर सकता है, किस तरीके से मैनेजमेंट डील करता है। डिफरेंट तरीके की थ्योरी मैनेजमेंट अप्रोच मैनेजमेंट थॉट के तहत दी गई है, जिसके तहत ये बताया गया कि कौन कौन से मैनेजमेंट, किस तरह के मैनेजमेंट पर किस तरीके के अप्रोचेस सुटेबल होते हैं, जिसके जरिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके जरिए वो अपनी कंपनी को, जिसके जरिए वो अपने फर्म को मैनेज कर सकते हैं। यही होता है मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस, जिसपे आज की क्लास बेस्ड है। डेफिनेशन की बात करें तो हर्लर्ड कुंट्ज थे एक एमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। ध्यान रखिएगा, ये एक मैनेजमेंट, हर्लर्ड कुंट्ज थे एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, जिन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो थ्योरी जंगल है, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कई सारे वेरियस टर्म्स डिफाइन किए थे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन थे, एक एमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिनका नाम था हर्लर्ड कुंट्ज। इन्हें मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहा जाता था और इन्होंने एक टर्म कौन किया था, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, यानी इसके रिगार्डिंग इन्होंने कई सारी थ्योरीज बताई थी, कई सारे अप्रोचेस बताए थे, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लीकेबल होते हैं, या जिसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म या कोई कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, अपने इंटरनल एरिया, अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में वो जिसे अप्लाई कर सकता है। ये होता है मैनेजमेंट अप्रोचेस या मैनेजमेंट थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी को या मैनेजमेंट अप्रोचेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वेरियस जो मैनेजमेंट थॉट होते हैं उन्होंने इन्हें क्लासीफाई किया था। उसकी अगर बात की जाए तो एज पर कुंट्ज जो मैनेजमेंट थ्योरी है या मैनेजमेंट थॉट अप्रोच है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट है क्लासिकल थ्योरी, जो सबसे फर्स्ट थ्योरी है। सेकंड है बिहेवियरल थ्योरी, जिसे न्यू बिहेवियरल थ्योरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है क्वांटिटेटिव और मैनेजमेंट साइंस स्कूल, और फोर्थ है सिस्टम स्कूल, और लास्ट है कंटीजेंसी स्कूल। ये सारे वो थ्योरी हैं या वो अप्रोचेस हैं जिन्हें डिफाइन किया गया है कुंट्ज के जरिए, जिसके जरिए उन्हें डिफाइन किया गया है कि हर मैनेजमेंट के लिए, हर फर्म के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग तरह की ये थ्योरी, अलग अलग तरीके के अप्रोचेस अप्लीकेबल होते हैं, जिसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मशीन वर्कफोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनका फोकस टेक्नोलॉजी होता है, उसके रिगार्डिंग अलग थ्योरी मेंशन की गई है। कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज पे फोकस करती है। उनका मानना है कि किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की तभी हो सकती है जब उसमें ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इन द सेंस उसमें ज़्यादा ह्यूमन जो भी एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हर एम्प्लॉय की जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो अलग अलग यानी डिफरेंट तरीके का होता है। इसीलिए उसका टैकल करने का तरीका भी, टास्क से डील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसी पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्कूल क्या होता है। ठीक है, क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल, इस ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी को या इस अप्रोच को कहा जाता है कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को इंक्लूड किया जाता है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को इसका हिस्सा बनाया जाता है। यानी क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अप्रोच ये इस बात पे जोर देता है कि जो ह्यूमन है, जो पीपल है, वो रैशनल हो रखे हैं, उनमें सिमिलैरिटी के चांसेस नहीं, वो बहुत अलग अलग तरीके के हो रखे हैं। ये थ्योरी मेजर तौर पे इस बात पे जोर देती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी फर्म का
किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा नहीं है कि किसी मैनेजर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे आपने मैनेजमेंट कर लिया या एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी इसका जो प्रबंधन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशन होते हैं। यानी इस थ्योरी के तहत जिसे ट्रेडिशनल स्कूल भी कहा जाता है, बेसिक चीज़ों पे फोकस करने पे इसका ज़्यादा ध्यान रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की जगह मशीन एक्टिविटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है इस थ्योरी के तहत। बात कर लेते हैं इस थ्योरी की, तो जो क्लासिकल स्कूल्स है वो ये बिलीव करता है कि टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। क्लासिकल स्कूल कहता है या ट्रेडिशनल स्कूल कहता है, इसका मानना होता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉय की वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बढ़ रही है, इसका फर्म के जो ऑपरेशंस है, जो मैनेजमेंट, उस पर सीधा रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल फर्म का जो मैनेजमेंट है, फर्म का जो प्रबंधन है, उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी भी पहले से बेहतर हो जाएगी एज पर द क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल। यानी ये थ्योरी मेजर तौर पे फोकस करती है कि जितना ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, या किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी है उस एम्प्लॉय की बढ़ा देता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है, एम्प्लॉय का जो कैलिबर है उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि कंपनी ओवरऑल बेहतर परफॉर्म करती है, कंपनी ओवरऑल बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। ये थ्योरी अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन को देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन हो रखा है। इस थ्योरी में क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वो जोर दिया गया है, ये थ्योरी कंसीडर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन हो रखा है, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉय हैं उसके, वो इस मशीन का हिस्सा हो रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन के पर्पज से। यानी ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि एज पर द विच मैनेजमेंट अप्रोचेज organization looks like an machine and employees treated as its part। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन, ये आपके मई 23 का ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था CIB में, कि किस अप्रोच के जरिए या कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ऑर्गेनाइजेशन को एज मशीन के फॉर्म में देखती है, और जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें वो इसके पार्ट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो ये क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल स्कूल के अकॉर्डिंग ये अजम्पशन है, ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक मशीन है, एम्प्लॉय जो उसके पार्ट हैं, और जो उस पार्ट का बेहद मेजर रोल होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्शन में पूरे तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये कहा जाता है एज पर क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल। ठीक है, अच्छा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपसे क्लासिकल स्कूल भी पूछ सकता है, ट्रेडिशनल स्कूल दोनों पूछता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सिमिलर है, इसलिए मैंने दोनों आपको साथ में बताया है। फीचर्स की बात कर रहे थे, क्या साइलेंट फीचर्स है ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल की, तो ये इसमें एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यानी ये ट्रेडिशनल स्कूल, ये क्लासिकल थ्योरी ज़्यादा फोकस करती है कि मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को कोई भी काम आपने अलॉट कर दिया, किसी भी पर्सन को आपने कोई भी टास्क अलॉट किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को एज अ पार्ट ऑफ मशीन देख रहे हैं, या फिर एम्प्लॉय को हम ट्रीट कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है वो इंटीग्रेट होना चाहिए और एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब एक सोल अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके अंडर में बाकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल आते हैं। सोल अथॉरिटी जिसको लेकर के सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने डेजिग्नेटिव वर्क को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि वो सोल अथॉरिटी को, जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, उन्हें वो इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग दियर वर्क। तो यानी सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम हो चाहिए, डिसेंट्रलाइज नहीं हो चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पता ही नहीं है कि किसको इन्फॉर्म करना है काम के रिगार्डिंग, टास्क के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज अप्रोच मतलब जिसमें एक सोल अथॉरिटी है या एक मेजर अथॉरिटी है, जिसको हर कोई रिपोर्ट करता है, जिसको लेकर हर कोई लायबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो ये मेजर फोकस करता है प्रोडक्शन पे, साथ ही साथ ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग मॉडल पे। यानी जैसा मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव में इस थ्योरी के तहत इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है,
वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व किए जाएं जिससे प्रोडक्शन बेहतर हो सके, क्योंकि ये थ्योरी प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एज पर दिस थ्योरी एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेहद मेजर पार्ट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो उतने ही इंपॉर्टेंट, जितना प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट उस कंपनी के, उस फर्म के, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी होते हैं। इसलिए ये थ्योरी प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देती है और ये बेस्ड होती है अकाउंटिंग मॉडल, यानी ये थ्योरी अकाउंटिंग मॉडल, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी ये पूरी तरह से अकाउंटिंग मैनेज मॉडल पे डिपेंड होती है, बेस्ड होती है। इसके बाद जो कंसंट्रेशन होता है वो एरर्स पे होता है और उनकी रेक्टिफिकेशन पे होता है, यानी इस थ्योरी के तहत कंसंट्रेशन या कह सकते हैं मेजर फोकस होता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, किस तरह पे या किस जगह पे आप लैग करें, किस टास्क को परफॉर्म करने में आप लैग करें, क्या ऐसा अप्रोच रहा है जिसकी वजह से आप लैग करें, ये उन पे फोकस करता है और उन्हें सुधारने पे ध्यान देता है। ये नहीं कि बस आपको पता है कि हाँ आपकी गलतियां हैं, बट स्टिल आप उसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, यानी आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, उसे सुधार नहीं रहे हो। ये थ्योरी, ये प्रोफेशनल्स को ज्यादा फोकस करता है कि इफ यू फाउंड दैट एरर्स तो यू शुड हैव टू रेक्टिफाई दोज एरर, ठीक है। तो ये थ्योरी इसकी कह सकते हैं एडवोकेट करता है, इसकी वकालत करता है। इसके बाद ये थ्योरी एज्यूम करती है कि एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि जो एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से भले कोई ना चेंज हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, कंपनी का टेक ओवर हो जा रहा है, कंपनी का मर्जर हो जा रहा है, या फिर कंपनी को कोई और ओनर आ जाता है, कंपनी का ओनर ही चेंज हो जाता है, तो इससे ये कहता है कि ये थ्योरी इस बात पे या इस अजम्पशन पे चलती है कि जो एम्प्लॉय हैं वो लगातार कंपनी में बने रहेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, कंपनी का ओनर चेंज हो रहा है या फिर कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये थ्योरी ये एज्यूम करके चलती है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जैसे वो अपनी सर्विसेज, जैसे वो अपना काम पहले डिलीवर करते हैं, अभी भी अगर कोई भी तरह का कोई चेंज होता है कंपनी में, फर्म में या फिर बिजनेस में, तो उससे एम्प्लॉय के वर्क पे, उनके डेजिग्नेशन पे, उनकी क्वालिटी पे, वर्क ऑफ क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना काम एज इट इज करते रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये एज पर दिस थ्योरी ये इक्वल वेटेज देता है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉय को। ये थ्योरी इस बात की वकालत करता है कि भले ही आपका काम अलग अलग है, आपका टैलेंट अलग अलग है, आपका नॉलेज अलग अलग है, लेकिन आप सबको जो वेटेज मिलनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, यानी आप सबको, डजेंट मैटर कि आप पहले से काम कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप हायर डेजिग्नेशन पे हो, डजेंट मैटर आप लोअर डेजिग्नेशन पे हो। ये थ्योरी इस बात को एडवोकेट करती है, इस बात की एडवोकेसी करती है कि डिफरेंट तरीके के जॉब को, चाहे किसी भी तरीका अलग अलग तरीका क्यों ना जॉब हो, उन सबको इक्वल वेटेज यानी समान तरीके से इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जो भी उस रिस्पेक्टिव जॉब को कर रहे हैं, जो भी उस डेजिग्नेटेड पोजीशन पे हैं, उन एम्प्लॉय को भी पूरी तरीके से इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एज पर द क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल। तो इस थ्योरी के जरिए हमने क्या समझा? अगर होल सोल मैं क्रक्स की बात करूँ इस थ्योरी की, तो as per the classical or traditional school, it is treated as organization as a machine and it looks the employee as a part of that machine, ठीक है। और जो कि मेजर इंपॉर्टेंस होते हैं as per the प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे कनेक्ट एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मेजर फोकस करता है कि एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस जरूरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस्ड होता है, अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करता है, अकाउंटिंग मॉडल्स पे बेस्ड होता है, ये मेजर फोकस करता है प्रोडक्शन पे। ये थ्योरी फॉलो करती है कि अगर कोई भी तरह का कोई एरर है, किसी भी तरह कोई एरर आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई ऑन स्पॉट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होगा, किसी भी तरह का कोई चेंज होगा, चाहे मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, टेक ओवर, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये थ्योरी इस बात की एडवोकेसी करती है कि डिफरेंट टाइप की जॉब है, लेकिन उनका वेटेज सिमिलर होना चाहिए, उनको समान इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉय को भी जो डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, डेजिग्नेटेड पोजीशन पे हैं, डेजिग्नेटेड जॉब को वो अपने डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें भी इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू पोर्शन। तो बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेज अप्रोच इसका हिस्सा नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है क्लासिकल स्कूल, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है बिहेवियर स्कूल, थर्ड कह रहा है मॉडर्न स्कूल और लास्ट आपका कह रहा है कंटीजेंसी स्कूल। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की भी थ्योरी होती है, बिहेवियर स्कूल भी मैनेजमेंट थॉट हो रखा है, कंटीजेंसी भी हो रखा है, क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट जैसी कोई भी अप्रोचेस, कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर मॉडर्न स्कूल नाम के किसी भी मैनेजमेंट थॉट की चर्चा नहीं की जाती, यानी ऐसा कोई मैनेजमेंट थॉट नहीं है। और आपको यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा लिस्टेड नहीं है एज अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो मॉडर्न स्कूल इज नॉट लिस्टेड एज अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमली कंसर्न्ड विद, यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो इस थ्योरी पे या इस मैनेजमेंट अप्रोच पे या इस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे मेजर तौर पे किस पे फोकस किया जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर, यानी जो लेबर है, अथॉरिटी है या फिर स्ट्रक्चर, इनका डिवीजन होना चाहिए, इसको डिवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, इस बात की एडवोकेसी करता है। सेकंड कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि मैथमेटिकल और स्टैटिकल्स मॉडल पे बेस्ड होना चाहिए और लास्ट कह रहा है कि इसमें ह्यूमन रिलेशन या फिर बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जब भी यहाँ आपसे पूछा कि क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट प्राइमरी तौर पे या मुख्य रूप से किससे कंसर्न है, किसके बारे में ये बात करता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो इसमें इस बात पे मेजर फोकस किया जाता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, किसी भी तरह कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब प्रॉपर तरीके से डिवीजन होना चाहिए, वर्क का, टास्क का, लेबर का डिवीजन होना चाहिए, अथॉरिटी का डिवीजन होना चाहिए, स्ट्रक्चर का डिवीजन होना चाहिए, यानी एवरी पर्सन, जितने भी टीम वर्क में जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या काम करना है, कब काम करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके ऊपर की सोल अथॉरिटी कौन है, सुपीरियर अथॉरिटी कौन है, यानी ये स्ट्रक्चर बात करता है कि प्रॉपर तरीके से वर्कफोर्स का डिवाइडेशन होना चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल होना चाहिए और उनके बीच जो लेबर का डिवाइडेशन होना चाहिए और स्ट्रक्चर का डिवाइडेशन होना चाहिए, साथ ही साथ अथॉरिटी का डिवाइडेशन भी होना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं कि पे मैनेजमेंट अप्रोचेस क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया कि क्लासिकल थ्योरी या फिर जिसे ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं वो क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा कि ये सिस्टम जो है ये सबसे फर्स्ट मैनेजमेंट अप्रोच है जो मेजर तौर पे इस बात की एडवोकेसी करता है कि मशीन ऑर्गेनाइजेशन जो वो एक मशीन है और जो एम्प्लॉयज पे काम कर रहे हैं वो उसके पार्ट है, ठीक है। यानी जिस तरीके से प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फर्म की ग्रोथ में, कंपनी ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में डायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए इनको प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जितना प्रोडक्शन पे मेजर फोकस किया जाए उतना ही एम्प्लॉयज पे भी फोकस किया जाना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CIB का फाउंडेशन बैच आ चुका है और इस पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है, यानी आप देख सकते हैं आपको 999 में फाउंडेशन बैच आप अवेल कर सकते हो। एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ आपको गाइडेंस करती है जिन्होंने अपने JIB और CIB एग्जाम क्लियर किया है, जो उस फियर से गुजर चुके हैं, जिन्हें पता है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, वो आपको इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 250+ लाइव क्लासेस मिलती है, स्पेशल सेशन मिलते हैं, प्रीवियस सेशन पे डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलती हैं, आपको 24 एक्सेस आप कर पाते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलते हैं और कंटेंट मिलते हैं रिवीजन के लिए। साथ ही साथ आपको 50+ CIB टेस्ट इस बैच के जरिए मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि आप अपने कैप की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसे इम्प्रूव कर सकें, उसे बेहतर कर सकें। तो फटाफट से बैच में एनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल के जरिए आप उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपको सारी क्लासेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन का यूज करके जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।